हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मिस्टेक्स की जो अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे क्लॉजेस बताने वाली हूं आपको जो कभी कभार एक हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आपको इन क्लॉजेस को जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत बार आपका जो इंश्योरर होता है वो आपको इन क्लॉजेस के बारे में बताता नहीं है। आपको तब पता चलता है जब आप क्लेम लेने जा रहे होते हैं और तब आपको क्लेम मिलता नहीं है, या अगर मिलता है तो वो आधा क्लेम आपको देते हैं और बाकी आपको खुद पे करना पड़ता है। तो आज हम ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से क्लॉजेस हैं। इन क्लॉजेस को पढ़िए और आपको लास्ट में एक थंब रूल भी बताऊंगी जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए व्हेनेवर यू आर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट क्लॉज व्हिच इज को पेमेंट क्लॉज। अब ये को पेमेंट क्लॉज क्या होता है? को पेमेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, मान लेते हैं XYZ कंपनी है, वो क्या करती है, वो एक ऐसा क्लॉज आपके इंश्योरेंस में डाल देती है कि कभी आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और आपके जो भी बिल्स आते हैं, आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, उनको वो क्या करती हैं, को पेमेंट करती हैं। यानी कि वो एक क्लॉज लगा देती हैं कि इतना परसेंट आपको पे करना पड़ेगा और इतना परसेंट वो पे करेंगी। मोस्टली क्या होता है कि 80% पेमेंट वो करते हैं और 20% पेमेंट वो आपके ऊपर डाल देते हैं, ये को पेमेंट का क्लॉज लगा के। तो जब भी आप इंश्योरेंस बाय करेंगे आप जरूर देखेंगे कि ये जो को पेमेंट क्लॉज है ये आपके इंश्योरेंस पे नहीं होना चाहिए। आपके इंश्योरर जो है वो 100% क्लेम आपको दे जब भी आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए क्लेम को मांगते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई को पेमेंट क्लॉज की। अब सेकंड क्लॉज पे आते हैं। सेकंड क्लॉज होता है हमारा जोनल को पेमेंट क्लॉज। अब यहाँ वर्ड आ गया है जोनल, तो यहाँ जोन्स की बात होती है। कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपसे ये कहती है कि कुछ जोन्स हैं, अगर इनमें आप या इन जोन में आप किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपका जो क्लेम होगा उसका जो कंपनी है वो को पेमेंट करेगी। यानी कि कुछ परसेंटेज होता है, कुछ फिक्स्ड परसेंटेज जो कंपनी डिसाइड करती है, उसमें वो पेमेंट आपको करती है और जो बचा हुआ पेमेंट होता है वो आपको करना पड़ता है। यहाँ भी 80 और 20 वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो सकता है कि आप 20% पेमेंट करेंगे और जो आपकी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको 80% क्लेम देती है। तो जब भी आप एक इंश्योरेंस लेने जाए हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप ये जरूर देखिएगा कि उन्होंने कोई जोनल को पेमेंट क्लॉज ना लगाया हो। चलिए, अब हमने बात कर ली को पेमेंट क्लॉजेस की, अब हम तीसरे क्लॉज की बात करते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्लॉज है वो होता है परमानेंट एक्सक्लूजन्स। परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं? परमानेंट एक्सक्लूजन्स ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए कंपनी आपको कभी भी क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी। यानी कि इसका मतलब होता है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये एक्सक्लूड होती हैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से। ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट, यानी कि कभी कभार आप एक एडवेंचरस स्पोर्ट करने जा रहे हैं और आपको कुछ हो जाता है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए कंपनी आपको क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर आप एक ड्रग एडिक्ट हो और आपको ड्रग्स की वजह से कुछ हो जाता है, आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो जाता है, तो भी कंपनी आपको इसके लिए क्लेम नहीं देगी। थर्ड हमारा होता है कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराते और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपकी सर्जरी जो है वो ढंग से हो नहीं पाती है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो जाती है सर्जरी में, तो भी जो कंपनी होती है वो क्या करती है, आपको उसके लिए क्लेम प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि ये कंपनी के परमानेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं उनके इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करेंगे आप जरूर एक्सक्लूजन्स के बारे में पढ़िए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए वो क्लेम प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसी चीजें तो आपको ध्यान देनी चाहिए जिनके लिए क्लेम मिल रहा है, लेकिन ऐसी चीजों को मोर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जिनके लिए क्लेम वो नहीं दे रही है, क्योंकि इस चीज में आपको अपना पूरा मेडिकल बिल खुद भरना पड़ सकता है। चलिए, अब हमने बात कर ली परमानेंट एक्सक्लूजन्स की, अब हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड, जो कि हमारा फोर्थ क्लॉज होने वाला है। वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड एक पीरियड होता है कि जब आप पॉलिसी लेते हो तो क्या होता है, पॉलिसी लेने के तुरंत बाद आपको क्लेम्स नहीं मिल सकते। यानी कि अगर पॉलिसी लेने के कुछ दिनों में ही, सपोज एक हफ्ते में ही आपको कुछ हो जाता है, आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, क्योंकि अक्सर उनका एक वेटिंग पीरियड होता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि अगर आपने एक पॉलिसी ली है तो उसके 30 दिन बाद ही अगर आपको कुछ होगा तो आपको क्लेम मिलता है, नहीं तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। ये होता है वेटिंग पीरियड का मतलब। मोस्टली जो ये पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है, यानी कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी यू हैव टू वेट फॉर 30 डेज एंड ओनली आफ्टर 30 डेज you can get the claim in case you met through an accident, you go through a medical emergency। आपके जो भी मेडिकल बिल्स होते हैं
वो आपकी कंपनी तभी आपको क्लेम देगी जब 30 डेज के बाद आपके साथ ऐसा कुछ होता है। लेकिन आपको जरूर चेक करना चाहिए कि आखिर कंपनी कितना वेटिंग पीरियड आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चेक करके तभी इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे 5th क्लॉज की, जो कि है रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस। अब ये रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं कि जो रूम आप लेते हो व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, तो जो रूम आप चूज करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी आपको एक पहले से ये बताकर देती है पॉलिसी में कि इतना ही रूम रेंट वो आपको क्लेम में देगी। यानी कि सपोज 5000 का जो रूम रेंट है वो कंपनी ये कहती है कि वो आपको 5000 तक, अगर आप कोई भी रूम लेते हो जिसका रेंट 5000 है, तो वो आपको पे कर देगी उसके लिए। लेकिन अगर आप एक ऐसा रूम ले रहे हो जिसका रेंट 5000 से ज्यादा है, तो वो जितना भी ज्यादा है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 का रूम ले लेते हो, आपको तो पॉलिसी में सिर्फ 5000 का कवर मिला है, तो जो एक्स्ट्रा 5000 है वो आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, कंपनी आपको वो नहीं देती है। तो जब भी आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, आप रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस को जरूर देखें। आप देखें कि जब आप एडमिट होंगे, जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तो आप ऐसा रूम चूज कर रहे हैं जिसके लिए आपको कवर प्रोवाइडेड है, ना कि आप ऐसा रूम चूज करें जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर आपका ये मन है, अगर आप कंफर्टेबल हैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए, तो आप जरूर ये कर सकते हैं, बट ऑलवेज चेक रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन व्हाइल यू आर बाइंग द हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे 6th क्लॉज की, जो कि है कैशलेस क्लेम्स। यानी कि वो क्लेम्स जो कैशलेस क्लेम्स होंगे जिनके लिए आपको बाद में रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, बट उस टाइम ही आपको जो है क्लेम मिल जाएगा। तो इसके लिए 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है कि अगर आप एक प्लान्ड ट्रीटमेंट ले रहे हो, और दूसरी होती है इमरजेंसी। तो अगर आप एक प्लान्ड ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको जो आपका इंश्योरर है, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको 2-3 दिन पहले बताना होता है, और तभी आप जो कैशलेस क्लेम है उसको ले सकते हो। और अगर आपके साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन के 24 आवर्स के अंदर आपको जो अपनी इंश्योरेंस कंपनी है उसको बताना होता है, सिचुएशन के बारे में अपडेट करना होता है, और तभी आप कैशलेस क्लेम को जो है वो ले सकते हो। अगर आप 24 आवर्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी को बताते हो, उसे अपडेट करते हो, तो आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलता, आपको फिर रीइंबर्समेंट मिलता है। अब बात कर लेते हैं रीइंबर्समेंट की। तो अगर आप एक रीइंबर्समेंट चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको डिस्चार्ज के बाद विद इन 7, 15 और 30 डेज वेट करना होता है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना होता है, जैसे कि डॉक्टर्स कंसल्टेशन रिपोर्ट्स, आपके जो मेडिकल बिल्स होते हैं, जो इंश्योरेंस पेपर्स होते हैं, या जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होती हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको फाइल करना होगा, दिखाना होगा एज अ प्रूफ, और उसके साथ 15 या 30 दिन बाद जो आपको रीइंबर्समेंट है वो मिल जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है अगर आप रीइंबर्समेंट चाहते हो। चलिए अब जल्दी से हमारे 7th क्लॉज की बात कर लेते हैं, जो कि है क्लेम रिजेक्शन। जी हाँ, अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कोई क्लॉज आ जाता है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस केस में आप क्या करोगे? अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास वापस जा सकते हो और उनके ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल को ईमेल कर सकते हो कि आपको क्लेम नहीं मिला है। अगर वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे? आप ओम्बड्समैन के पास जाओगे, जो कि एक मीडिएटर होता है आपके और आपके इंश्योरेंस कंपनी के बीच। वो भी अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, तो फिर आपको IRDAI को रिपोर्ट करनी पड़ती है। स्क्रीन पर उनका नंबर दिया हुआ है, आप उनको कॉल कर सकते हैं, और आपको जो क्लेम नहीं मिला है आपके इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, उसे आप बता सकते हो, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। तो ये बात हो गई हमारे 7 क्लॉजेस की, जो आपको जरूर देखने चाहिए अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करने जा रहे हो। अब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय करेंगे तो जरूर इन क्लॉजेस को पढ़ेंगे, मैं ये आशा करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको एक टिप बताऊंगी, आपको एक थंब रूल बताऊंगी। जब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स दैट आर नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। हम क्या करते हैं, हम वो सारी चीजें तो देखते हैं जो कि इंश्योरेंस में कवर होती हैं, लेकिन हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं जो कि इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं, जबकि हमें उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये था हमारा थंब रूल व्हेनेवर यू आर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस और एनी अदर इंश्योरेंस। इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, लिंक दिया हुआ है डीमैट अकाउंट का, फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।